हेलो एंड वार्म वेलकम। स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज की जो क्लास है हमारी काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि बेसिकली यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में हम कॉमर्स के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चंस एक सेट एग्जाम के हैं और अगले पार्ट के अंदर भी हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली वो यूजीसी नेट के जो कॉमर्स और यूपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुरूप है, जो कि उस एग्जाम का भी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट इससे काफी हद तक मैच करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर बात करें हम लोग एग्जाम की यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के एग्जाम की, उसका फिलहाल अभी कोई अता पता नहीं है कि एग्जाम उसका कब होगा, और इसी के चलते हमारे बहुत सारे मित्रों की जो प्रिपरेशन है वो भी काफी हद तक बाधित हो गई है। तो बेहतर तरीका यही है कि एग्जाम की हम प्रतीक्षा तो करेंगे, साथ ही साथ हम अपनी प्रिपरेशन को भी शानदार तरीके की मेंटेन रखेंगे, क्योंकि जब हम आप नहीं प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन करते रहते हैं, और जब वो एग्जाम हॉल में हम आपको मिलेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पिटिट करेंगे। तो समझदारी यही है कि हम लोग वेट करने के साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी जारी रखेंगे, और उसी कड़ी में हमने कुछ एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, कई तरीके के ऐसे बेसिकली कह सकते हैं लेक्चर्स हैं जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपके यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए समर्पित होंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इंडियाज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इज ऑलवेज इन डिसइक्विलिब्रियम। भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा डिसइक्विलिब्रियम होता है। ये पहला आपसे ऑप्शन मतलब असर्शन कहता है। रीजन कहता है दैट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन इट्स सप्लाई। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो सप्लाई से क्या है, ज्यादा है। ऑप्शंस हैं आपके पास, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शंस है कि बोथ ए आर एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में कहा गया है कि आर ए सही है आपका और रीजन जो है गलत है, और डी में है कि असर्शन जो है इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझें तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। इंडिया की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, सही है। दूसरी चीज देखें, जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है, और सप्लाई हमेशा क्या होती है, कम होती है। ये बात भी सही है, और डिसइक्विलिब्रियम का ये सबसे बड़ा रीजन भी है। यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है उसका ये सबसे बड़ा रीजन है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट, और जो रीजनिंग है, जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन है। यहां कहा गया है कि इंडियाज ट्रेड पॉलिसी आर स्टिल इनवर्ड लुकिंग। कहा गया कि भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है वो कैसी है, इनवर्ड लुकिंग है। द फोकस ऑफ एग्जिम पॉलिसी इज मोर ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। जो एग्जिम पॉलिसी का जो फोकस है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के मेजर्स पे है। तो अगर आप पहले वाले स्टेटमेंट को देखें, असर्शन को देखें, तो बिल्कुल सही है। अभी भी हमारी जो बेसिकली इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो इनवर्ड लुकिंग है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और जो एग्जिम पॉलिसी का फोकस है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स पे है, ये बात भी सही है। लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली सही हैं, लेकिन असर्शन रीजन की कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखें तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो उसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल अफेयर, दूसरा है इंडस्ट्री प्रमोशन, तीसरा है फाइनेंस, चौथा है आपका पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इजीली इसका आप ऑप्शंस लगा सकते हैं। यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की।
तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन सा बोर्ड आता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या है? पॉलिटिकल यूनियन, कॉमन यूनियन, कस्टम यूनियन एंड इकोनॉमिक यूनियन। तो जो 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को समझें तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अम्बिगुअस है और इसकी जो आंसर की है उसकी आंसर की में इस क्वेश्चंस को भी डिलीट कर दिया गया था। उसके पीछे के रीजन ये है कि जो यूरोपियन यूनियन होता है वो बेसिकली क्या है? वो आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन दोनों होता है। तो यूरोपियन यूनियन इज पॉलिटिकल यूनियन एज वेल एज इकोनॉमिक यूनियन। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शंस एक ही चूज करना था, अगर वैसे ऑप्शंस में ए और डी होता तो यहाँ पे हम ए और डी को करेक्ट लगाते, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शंस आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। क्वेश्चंस आपका कट मतलब इसे डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन बहुत इजी है, इजीली जवाब दे सकते हैं आप। यहाँ पर पूछा गया है कुछ आपके पास कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IBRD, IDA, IFC और MIGA, और उसके आगे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके साथ आपको मैच कराना है। देखिए कैसे हम लोग मैच करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सबसे पहले ए IBRD। तो IBRD के बारे में जानते हैं क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, और वर्ल्ड बैंक को ही IBRD बोलते हैं, और वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है बेसिकली IBRD। तो इसका जो काम है, अगर इसको मैच करें तो इसका काम क्या है? हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। इसका काम क्या है? हेल्प करना डेवलपिंग कंट्रीज का, ताकि उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए। तो ए जो है आपका फर्स्ट के साथ मैच हो जाता है। अगर ए फर्स्ट के साथ मैच हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन नंबर सी कट गया, यानी अब हमारे पास बी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब हम बी को मैच करते हैं, तो बी में है IDA। IDA की हम बात करें तो IDA क्या करता है? कंसेशनल लोन टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री। तो जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री होती है उन्हें कंसेशन पे लोन देता है। कभी कभी ये 0% पे भी लोन देने का काम करता है। तो उस लिहाज से हम देखें तो बी का तो सेकंड मैच हो गया। तो बी का सेकंड किस में है? बी का सेकंड अगेन दोनों में है। उसके बाद हम IFC की बात करेंगे। तो IFC का काम क्या है? IFC जो है बेसिकली फाइनेंस करता है किसको? प्राइवेट सेक्टर को। IFC आपको प्राइवेट सेक्टर को भी लोन देता है। तो सी का क्या होगा? थर्ड होगा। तो सी का थर्ड डी ऑप्शंस में है। तो इस तरीके से डी का क्या होगा? फोर्थ। तो मिगा जो है आपका बेसिकली वो क्या करता है? मिगा प्रमोट करता है FDI डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखेंगे इनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो IDA का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1960 है, IFC का एस्टेब्लिशमेंट भी 1960 है, और मिगा जो है आपका 1988 है। तो ये आपके बेसिकली इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो गए। अब बताइएगा यहाँ तक चीजें स्पष्ट है? क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे यहाँ पे 6 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 6 में पूछा गया है कि FDI इंटू फ्रेश प्रोडक्शन फैसिलिटी इज नोन एज। अगर आप FDI बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर करते हैं, बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो गिवन ऑप्शंस जो हैं आपके पास, पहला है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ब्राउन फील्ड, तीसरा हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट, चौथा वर्टिकल। सही ऑप्शंस होगा आपका क्या? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देखो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जब आप कहीं किसी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो अभी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको आप बाकायदा वेरीफाई करेंगे, उसके बारे में चीजों को समझेंगे, और यानी कि स्टार्टिंग से संबंधित जो भी प्रोसेस है उन सबको भी आप वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये होता है ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड वो इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से वर्क कर रहा है लेकिन उस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो हो जाएगा आपका क्या? ब्राउन फील्ड। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहा गया है कि जो मैसूर का सिल्क है, मसूरी बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है? कैन बी कंक्लूडेड अंडर। तो क्या ये पेटेंट है? पेटेंट नहीं है। पेटेंट किसी इन्वेंशन संबंधित होता है। कॉपीराइट किसी आपका बेसिकली जो कह सकते हैं कि जो कंटेंट है, कंटेंट राइटिंग हो गया, बुक लिखना,
पेपर लिखना उससे संबंधित होता है, ट्रेडमार्क किसी बिजनेस के लिए वो संबंधित होता है। जो मैसूर का सिल्क है ये क्या है, ये जीआई टैग है, आपने नाम सुना होगा जीआई टैग। तो बेसिकली ये क्या है, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन साथ में का हो जाएगा। यहाँ तक चीजें स्पष्ट हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द एक्रोनिम बिमस्टेक। जो बिमस्टेक है इसका करेक्ट एक्रोनिम क्या है, आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जो आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं इसमें सही फुल फॉर्म मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ध्यान रखिएगा इस बात को, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 में पूछा गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंकटाड इज, अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अंकटाड के? तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑप्शन है टू डील विद ओनली ट्रेड, दूसरा है टू डील विद ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तीसरा है टू डील विद ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्री, और चौथा ऑप्शन है टू डील विद ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो काम है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे बेसिकली काम करना होता है और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनके लिए काम करता है, ना कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्री शब्द है, ये परफेक्ट वर्ड है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। यहां पूछा गया है अ सिस्टम बेस्ड ऑन लाइसेंसिंग ऑन द राइट टू डुप्लीकेट अ सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्मेट इन फॉरेन मार्केट इज नोन एज। इस ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के जवाब देना है। a system based on the licensing of right to duplicate a successful business format in a foreign market is known as। एक सक्सेसफुल बिजनेस फॉर्मेट जो कि फॉरेन मार्केट में आप ओपन करते हैं और उसको उसका डुप्लीकेट बनाते हैं। तो डुप्लीकेट बेसिकली यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं वो है आपका क्या, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर आप किसी कंपनी से फ्रेंचाइजी लेते हैं, फिर उसी कंपनी के जैसा आप क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेम वही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सेम वही फैसिलिटी होंगी, सेम वही प्रोडक्ट होंगे, और जो उसका हेड कह सकते हैं, जो मेन उसका कंपनी है जो फ्रेंचाइजी इसने दी है, वही आपकी कंपनी को भी प्रमोट करने का काम करेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शंस जो है आपका करेक्ट हो जाता है। यहां तक कोई समस्या अगर हो आपको तो बताइए, मेरे ख्याल से यहां तक चीज स्पष्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड व्हेन अ पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बेसिकली कब प्रिपेयर होता है, ये किस कंसेप्ट की देन है? तो ये है आपका कौन सा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसे हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट कौन सा है, एंटिटी है। 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसमें से कौन सा जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से संबंधित है? तो इंटरेस्ट और एडवर्टाइजिंग। अब देखा जाए जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ना ही तो इंटरेस्ट है और ना ही तो एडवर्टाइजिंग है, तो दोनों में क्या लगाएंगे, दोनों में हम नो ऑप्शंस को चूज करेंगे क्योंकि दोनों का फिलहाल संबंध एडवर्टाइजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द टाइटल ऑफ AAS2 इशूड बाय काउंसिल ऑफ ICAI इज। अब देखिए जो टाइटल है आपका AAS2 वो इशू किया जाता है काउंसिल ऑफ ICAI। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो ये बेसिकली ये किसके लिए है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से संबंधित ये आपका टाइटल है AAS2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्वेश्चंस आपको कहता है द फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया इज ड्यूरिंग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था?
जो गिवन ऑप्शन है 1987, अगस्त 1987, जनवरी 1987, जून 1977 एंड अप्रैल 1977। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अप्रैल 1977 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। यहां तक चीजें स्पष्ट हैं। चलिए क्वेश्चन 15 की तरफ चलेंगे। टू अचीव अ रीजनेबल ऑब्जेक्टिव बेसिस फाइनेंशियल फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा आप सोच समझ के जवाब देंगे तो बिल्कुल बता देंगे। कहा गया है कि जब आप किसी कंपनी के लिए फाइनेंशियल फोरकास्ट और प्रोजेक्शन करते हैं तो आप कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखते हैं। तो अकॉर्डिंग विद गैप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जी करते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड एंटिटी, बिल्कुल इसका भी ध्यान रखा जाता है। विद प्रोफेशनल केयर, बिल्कुल प्रोफेशनल केयर तो मैटर करता ही है, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट है ये क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन 16 अगेन देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चंस है और मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर कुछ एचआर अकाउंटिंग, जो एचआरए आप लोग पढ़ते हैं ना, एचआर अकाउंटिंग एक बेसिकली टॉपिक है अकाउंटिंग के अंदर, आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। उसके कुछ यहाँ पर मेथड्स दिए हैं, मॉडल दिए हैं और उनके किसने उनको प्रोपाउंड किया है ये वहां पे दे रखा है। तो आपको सिंपल मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले है रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेस्ड अप्रोच जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो मॉडल दिया गया है अगर आपको याद हो, आपने आप पढ़ा हो, तो ये दिया गया है किसके द्वारा, फ्लेनहुड्स के द्वारा। तो ए का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ए का बी यानी ए का सेकंड, तो ये बी ऑप्शन में मिल रहा है, उस हिसाब से देखो एक को ही टिक करने से आपकी कहानी सही हो जाती है। लेकिन हम सारे ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। बी का ऑप्शन 4 होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल जो है आपका वो किसके द्वारा दिया गया है, वो हिकमैन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद देखेंगे सी जो है आपका ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये मॉडल आपका दिया गया है गिल्स एंड रॉबिन्सन के द्वारा। और लास्ट है आपका मॉडल ऑन वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ये दिया गया है किसके द्वारा, लिकर्ड के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। फ्लेक्सिबल बजट इज कंसर्न विद बजटिंग ऑफ फिक्स एसेट। तो फ्लेक्सिबल बजट जो होता है आपका, सॉरी फिक्स बजट जो होता है वो कंसर्न होता है किसके साथ, फिक्स एसेट के साथ। ठीक है, रीजन देखते हैं। कॉस्ट सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नॉट होमोजीनियस टर्म। कॉस्ट सेंटर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है दोनों होमोजीनियस टर्म नहीं है। तो फिलहाल अगर आप ये इस हिसाब से देखें तो असर्शन तो इसका क्या है, करेक्ट है। असर्शन क्या है, करेक्ट है, लेकिन रीजन इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके पास करेक्ट है वो सी हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई, क्योंकि कॉस्ट सेंटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर दोनों होमोजीनियस टर्म है, ना कि नॉट होमोजीनियस। दोनों क्या है, होमोजीनियस है। तो फिलहाल ये गलत हो गया आपका। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है आपसे कैपेसिटी रेशियो को अगर इफिशिएंसी रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो क्या चीज बनती है। तो ये बनता है आपका क्या, एक्टिविटी रेशियो, यानी कि कैपेसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी रेशियो इक्वल्स टू एक्टिविटी रेशियो। तो ये ऑप्शंस आपका फिलहाल ए यहाँ पे करता है, करेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 पूछा गया है कॉन्टिन्यूअस एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स थ्रू द ईयर इज कॉल्ड। तो पूरे साल कॉन्टिन्यूअस एग्जामिनेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वो क्या है। तो आपके पास ऑक्यूपेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट और कंसेप्चुअल। ये क्वेश्चंस भी आपका गलत है। इसका जो सही होना चाहिए था जवाब वो होना चाहिए था कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। आपने ऑडिट के टाइप्स पढ़े होंगे, तो ये ऑडिट के अंदर जो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है ये इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चंस भी डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। 20 एक बार आपके पास एएस का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर इसमें एक या दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद होंगे तो आप बहुत इजीली मैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन किसमें क्या चीज दे रखी है। तो फटाफट से देखिए, आपको अगर लीज पढ़ा हो, क्योंकि कुछ तो हमें याद रहते ही हैं। लीज अकाउंटिंग किसके अंदर होता है, लीज अकाउंटिंग होता है एएस 19 के अंदर। क्लियर है।
लीज किसके संबंधित है? लीज है आपका किसका? AS19 का। ये तो आपको याद ही होगा। अब इसमें देखो और कौन सा आपको याद है जिसको आप इजीली बता सकते हैं, उसके हिसाब से देखिए। तो अगर आप देखें इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल किससे रिलेटेड होता है? इंटेंजिबल जो होता है बेसिकली वो रिलेटेड होता है AS26 से। तो डी का सेकंड और बी का वन, तो डी का सेकंड तो यहां भी है यहां भी है, लेकिन बी का वन सिर्फ ए में है, तो ए इसका करेक्ट हो गया। और ए का 3 है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है आपका वो है AS17, और सी का 4 है, सी मतलब आपका अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट, ये होगा AS30। तो ये आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बताइए यहां तक चीजें स्पष्ट हैं? चलिए फटाफट से क्वेश्चन 21 की तरफ पढ़ेंगे। कहा गया है कि गिव अवेज एंड बाय वन गेट वन सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक प्राइसिंग की स्ट्रेटजी होती है जहां पर हम शुरुआत में प्राइसेस को कम रख के नंबर ऑफ कस्टमर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो कहा गया है एक ऐसा तरीका जहां पर हम क्या करते हैं, बाय वन गेट वन देते हैं, और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सेल्स प्रमोशन का और पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। द मैन्युफैक्चरर टेम्परेरी लॉसेस मनी बट does so in the hope of creating interest in the new product। कहा गया कि शुरुआत में कस्टमर को थोड़ा सा नुकसान होता है, शुरुआत में कंपनी को थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन बाद में इसका फायदा मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि असर्शन में कहा गया है पेनिट्रेशन प्राइस, तो पेनिट्रेशन प्राइस में शुरुआत में कंपनी क्या करती है, प्राइस को कम रखती है। तो शुरुआत में कंपनी को लॉसेस होते हैं, लेकिन बाद में नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाते हैं नए प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्वेश्चन 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है द मेजर ऑब्जेक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन द मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर जो मेजर आपके ऑब्जेक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? तो जो आपके पास ऑप्शंस हैं, द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन सच इंडस्ट्री, द डेंजरस इम्पैक्ट ऑन डेमोग्राफिक गवर्नमेंट, द इनस्टेबिलिटी in an industry where there is a single producer and the tendency to restrict output and charges higher prices। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि मोनोपोली के अंदर क्या होता है, मोनोपोली के अंदर आउटपुट को ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 23 देखेंगे। 23 में आपके पास मैचिंग का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट, टाइमिंग एंड ट्रेसएबिलिटी। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या चीज, इसमें क्या चीज है। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट बेसिकली क्या है जी, आप अकाउंटिंग व्यू पॉइंट को मैच कर सकते हैं। आप किसके साथ मैच कर सकते हैं? आप यहाँ पे 4 चीजें हैं आपके पास। इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसे आप मैच कर सकते हैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट को आउटले कॉस्ट के द्वारा। यानी ए का हो गया सेकंड, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, ए और डी कट गया, बी और सी बचता है। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इकोनॉमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट है वो क्या है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कंसीडर की जाती है। तो इसका मतलब इसमें भी देखो दोनों में आ गया। अब सी तीसरा विकल्प डिसाइड करेगा कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम देखें टाइमिंग, तो टाइमिंग का मतलब होता है हिस्टोरिकल, जहां पर हम पास्ट चीजों को कंसीडर करते हैं। तो सी का 4, तो सी वाले के अंदर सी का 4 है और डी का 3rd हो जाएगा। तो जो आपका ट्रेसेबिलिटी है वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। तो यहाँ पे डी सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है ये? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पहली, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन कैरेक्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है इन कैरेक्टर। दूसरा, इट इज पॉजिटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव नेचर नहीं नॉर्मेटिव नेचर होती है। दूसरा, इट इज बोथ कंसेप्चुअल एंड मेट्रिकल, पहला सही था, 3rd भी सही है, तीसरी सही है आपकी। 4th देखते हैं, इट्स कंटेंट आर बेस्ड मेनली ऑन द थ्योरी ऑफ फर्म, थ्योरी ऑफ फर्म से इनका बेसिकली रिलेशन होता है, ये भी सही है। यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सी ऑप्शन करेक्ट है, 1st, 3rd एंड 4th ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन 25,
पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व तो सबने ही पढ़ा होगा, इंडिफरेंस कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी बेसिकली कहा गया है कि नहीं है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बिल्कुल है, कनकेव कनकेव नहीं होता, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कॉनकेव नहीं होता, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, आपको अगर याद हो इस तरीके से हम लोग आईसी कर्व बनाते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आईसी कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हो गया। दूसरा होता है कि जो आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट, दो अगर आईसी कर्व आप इसमें बना दें तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हायर आईसी कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इस तरीके से कुछ आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी कनकेव नहीं होती है बेसिकली। नेक्स्ट 26 में है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट व्हेन टू गुड्स। कहा गया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम बोलते हैं एमआरटीएस। एमआरटीएस कांस्टेंट कब होता है, तो एमआरटीएस कांस्टेंट तब होगा जब दो के दो गुड्स क्या होंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे। अगर दो गुड्स आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो उसमें उस केस में आपका एमआरएस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, एमआरटीएस आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि बेसिकली एमआरएस कांस्टेंट रहेगा, सॉरी जीरो एडिशनल नहीं बढ़ेगा तो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखें तो वी कैन से विद सर्टेनिटी व्हाट व्हेन द डिमांड ऑफ टीबी इंक्रीजेस इन द लॉन्ग रन प्राइसेस। कहा गया है कि वी कैन से दैट सर्टेनिटी दैट व्हेन द डिमांड फॉर टीबी इंक्रीजेस इन लॉन्ग रन प्राइसेस, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। विल गो डाउन ये नहीं होगा, विल गो अप नहीं होगा, स्टे इन द ओरिजिनल लेवल भी नहीं होगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विदाउट द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सही होगा। क्योंकि अगर आपने एक पार्ट पढ़ा, कहा गया है कि डिमांड फॉर टीबी इंक्रीजेस, अब डिमांड फॉर टीबी तो इंक्रीज है लेकिन उसका प्राइस पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो जब तक कोई ना कोई इलास्टिसिटी नहीं होगी तब तक आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 में है व्हेन द चेंजेस इन द प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू आर इन द सेम डायरेक्शन देन प्राइस इलास्टिसिटी। कहा गया है कि रेवेन्यू और प्राइस दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं तो इसका बेसिकली क्या इंडिकेशन है। तो पहला है आपका लेस देन 1, दूसरा है ग्रेटर देन 1, 0 और ये 1। तो यहाँ पे है सेम व्हेन द चेंजेस इन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये आपका इलास्टिक है। कैसा है, ये इलास्टिक है। इसके केसेस आपने पढ़े होंगे ना, केसेस आपने इसके इस तरीके से पढ़े होंगे कि आपकी रेवेन्यू बढ़ जाए और आपकी डिमांड बढ़ जाए, रेवेन्यू बढ़ी डिमांड भी बढ़ी, उससे रेवेन्यू से ज्यादा डिमांड बढ़ी तो इलास्टिक है। रेवेन्यू बढ़ी डिमांड आपकी उतनी ही रह गई घूम फिर के जहां पे थी, तो वो आपकी कैसी है, वो इलास्टिक है, सॉरी वो जीरो है। और अगर आपकी रेवेन्यू बढ़े और उससे डिमांड आपकी घट जाए तो वो कैसी है, इलास्टिक है। उसके बाद व्हेन एमआर इज नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी, अगर एमआर नेगेटिव होगा तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी उस केस में क्या होगा, उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्वेश्चन नंबर 29 तक बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी यहां पे पूछा गया है, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पूछा गया है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व usually greater than unity, usually less than unity, a ratio of relative changes between the dependent variable and the independent variable। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है प्राइस इलास्टिसिटी वो डी है, क्योंकि एक रेशियो होता है बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, यानी परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए आपके पास मॉडल दे रखे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के 4 मॉडल आपने पढ़े हैं, चारों मॉडल आपके सामने हैं और लिस्ट 2 में उनसे संबंधित उनका कंटेंट है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले एनआई मॉडल, एनआई आपका क्या, वो एनआई जो मॉडल है आपका नेट इनकम मॉडल बोलते हैं, नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहता है, अगर आप यहाँ पे लिस्ट 2 के पढ़ें तो जो एनआई मॉडल है आपका नेट इनकम, वो किस चीज के बारे में आपको बताता है। तो यहां पर आपके पास जो दे रखा है वो है सी, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कांस्टेंट फॉर द ऑल
लीवरेजेस। ये एनआई मॉडल की बेसिकली क्या है, एक प्रकार से अजम्पशन है। क्लियर। दूसरे की हम बात करें बी, तो बी है आपका एनओआई मॉडल। एनओआई मॉडल क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन द लीवरेजेस, ये बताता है ये मॉडल। ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस क्या बताती है, ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस बेसिकली मिड पाथ ढूंढने की कोशिश करती है, ये बीच के पार्ट पे बात करती है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस रैपिडली अंडर द एक्सट्रीम लेवरेजेस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी एक्सट्रीम लेवरेज में क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब आते हैं किस पे, एमएम पे। तो एमएम हाइपोथेसिस जो है वो क्या कहती है, ये कहती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिक्रीजेस अंडर द एक्सट्रीम लेवरेजेस। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ए का जो था थर्ड था, और बी का जो था फोर्थ था, सी का आपका क्या था, 1 था, सी का 1। तो ये सारी चीजें किसमें हैं, ऑप्शन सी के अंदर हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए 32, अज्यूम दैट द डेप्थ मार्केट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेगमेंट बेस्ड अपॉन मैच्योरिटी ऑफ डेप्थ। अज्यूम दैट डेप्थ market is divided into several segment based on maturity of depth। तो ये बेसिकली जो है वो क्या बताती है, ये बोलती है सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी। सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी कहती है कि हम डेप्थ मार्केट को कई सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं बेसिस ऑफ जो भी उनका मेच्योरिटी ऑफ डेप्थ होती है उसके आधार पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 में अ कंडीशन व्हेन promise to creditor of a company are broken or honored with great difficulty is known as। तो इसको आप क्या बोलते हैं, तो जो 32 है इसमें a condition when promise to creditor of a company are broken or honored with great difficulty it is known as। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। यानी कि आपने किसी एक कंडीशन बेसिकली जहां पर क्रेडिटर से प्रॉमिस किया गया है कि कह सकते हैं कि कंपनी ब्रोकन और ऑनर्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी, जहां पर डिफिकल्टी के साथ भी चीजों मतलब चीजें ऑनर्ड हो जाएंगी, तो क्या होगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कहा जाएगा इसे। नेक्स्ट, द कंपाउंड एवरेज एनुअल रेट दैट इज कैलकुलेटेड विद द री इन्वेस्टमेंट रेट डिफरेंट देन द प्रोजेक्ट IRR इज कॉल्ड। ये क्वेश्चंस को बहुत ही ठीक से समझ के जवाब देना है। द कंपाउंडेड एवरेज एनुअल रेट दैट इज कैलकुलेटेड विद द री इन्वेस्टमेंट रेट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोजेक्टेड IRR इज कॉल्ड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का नया कंसेप्ट है ये उसकी बात कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 में 35 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेरिट ऑफ IRR। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कौन कौन सी आपकी यहाँ पे मेरिट्स हैं, तो पहला है प्रोवाइड द मल्टीपल IRR फॉर मिक्स्ड NFC, ये तो नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्काउंट रेट, बिल्कुल सही है। इट कंसिस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी सही है। तो इसकी इस हिसाब से देखें बी और सी का मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 36, risk arising from the unique uncertainties of individual security is known as। risk arising from the unique uncertainties of individual securities is known as। इसका जो सही जवाब है वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटीज है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। 37 में देखें द करेंसी हैविंग हाईएस्ट वेटेज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ SDR। कौन सी करेंसी है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो ये तो आप सब लोग तुक्के में भी बता सकते थे कौन होगा, जाहिर है US डॉलर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 38 में पूछा गया है द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस दैट द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक गेट। तो फॉर्म ऑफ असिस्टेंट दैट मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक के मेंबर किस तरीके की जो असिस्टेंस है वो ले सकते हैं, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों तरीके की आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट हैव एन इंपैक्ट ऑफ फर्म व्हिच इज रेफर्ड टू एज। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट हैव एन इंपैक्ट ऑन द फर्म व्हिच इज रेफर्ड टू एज, ये होगा आपका कौन सा, ऑपरेटिंग एक्सपोजर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर देखेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसीडर्ड एज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर है। This is because wealth is precisely defined to net present value and it cannot be form of value, money and risk। तो बिल्कुल सही है, दोनों चीजें सही, असर्शन रीजनिंग दोनों क्या हैं, करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन 41 मीडियन क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल आज कंसीडर्ड एज अ मेजर। तो मीडियन क्वार्टाइल परसेंटाइल ये सब क्या है, ये तो आपको मालूम ही होगा, बहुत इजीली पता होगा। ये सबको बोलते हैं क्या, पोजीशनल एवरेज। आप जानते हैं अर्थमेटिक एवरेज और अपने एवरेजेस जो पढ़े होंगे तो उसमें तमाम तरीके के एवरेज पढ़ेंगे, अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेजेस और पोजीशनल। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और इसमें आपने जो एवरेजेस में पोजीशनल एवरेज पढ़े होंगे उसके अंदर मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल ये आपके इसके अंदर आते हैं, पोजीशनल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द मीन आर स्क्वायर्ड एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिजल्ट। तो डेविएशन फ्रॉम द मीन आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेरियांस। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम लोग वेरियांस बोलेंगे। डेविएशन ऑफ मीन आर स्क्वायर्ड, यहाँ स्क्वायर्ड कहा गया है, देखिए आर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। अगर ये सिर्फ डेविएशन ऑफ मीन आर स्क्वायर्ड ना होता, डिवाइड करते नंबर तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता, स्क्वायर ने क्या किया, उसे वेरियांस बना दिया। 43 में पूछा गया है कि डील विद द सिमेट्रिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्टेड डेटा ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल वैल्यू। तो बोथ साइड ऑफ सेंट्रल वैल्यू पर जो डेटा कलेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड स्क्यूनेस। इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यूनेस। जैसे कि आपने एक ये डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया और इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं। In a static diagram, the independent variable is shown on x-axis, while the dependent variable shown on y-axis. The coefficient of rank correlation has the same unit as the Pearson's coefficient of correlation. इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के जवाब देना है। पहला कहा गया था in a static diagram, independent variable is shown on x-axis, while the dependent shown on the y-axis. फिर कहा गया कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हैज द सेम यूनिट ऑफ पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट को शो करते हैं किस पे, इंडिपेंडेंट को x पे और डिपेंडेंट को y पे, और रैंक कोरिलेशन का जो बेसिकली यूनिट होती है वो कार्ल पियर्सन से संबंधित मैच कर सेम होती है। तो ये आपकी ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 45 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स के कुछ बड़े नाम हैं और साथ में उनसे संबंधित कुछ कह सकते हैं कि कंसेप्ट हैं, उनको मैच कराना है आपको। तो स्पेयरमैन कौन सा है, रैंक कोरिलेशन। अब सी का 1 आप मैच करा लीजिए। तो सी का 1 आपके पास दो जगह मिल रहा है, फर्स्ट में और फोर्थ में। इसका मतलब है कि बी और सी तो आपके ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, बी और सी आपके ऑप्शंस नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर आप देखें कार्ल पियर्सन, तो कार्ल पियर्सन ने क्या दिया है, कोरिलेशन दिया है, तो बी का क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब बी का 4 जो हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है, C1 और बी का 4। क्लियर है यहां तक। अब देखेंगे हमें देखना है ए का जो है आपका वो क्या होना चाहिए, RF-Hesser। हालांकि इनोवा RF-Hesser ने कंसेप्ट नहीं दिया है। गोसेट का जो है आपका स्टूडेंट टी टेस्ट। तो ये जो आयोग ने इस क्वेश्चंस को क्या किया गया था, हटा दिया था, जो कि प्रॉपर तरीके से इसमें चीजें सही से बैठ नहीं पा रही हैं। तो ये इसका सही जो दो चीजें प्रॉपर मैच है, बाकी को आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्पीक ट्रूथ in 20% cases, B speak truth in 40% cases, what is the probability that they would contradict in a particular case? कहा गया है कि A का जो स्पीक करता है 20%, B स्पीक करता है 40% ट्रूथ। तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस इन दोनों की क्या बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये हो जाएगा 0.44%। 46 में तो आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, द रिसर्च मेथड विच इज कंसर्न विद एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर इज नोन।
तो एक वेरिएबल का दूसरे पर जो इफेक्ट होता है वो किसमें होता है, तो होती है आपकी कौन सी, कैजुअल रिसर्च। Research method which is concerned with exploring the effect of one variable on other is known as casual research। 48 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 48 में कहा गया है द लिस्ट ऑफ वोटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी एंड टेलीफोन डायरेक्टरी आर द सम ऑफ एग्जाम्पल। तो लिस्ट ऑफ वोटर और टेलीफोन जो डायरेक्टरी है किसके एग्जाम्पल है, ये सब सैम्पलिंग फ्रेम है, सैम्पलिंग फ्रेम। 49 में आपके पास यहाँ पर कुछ मेथड दिए हैं और सामने आपके पास एक लिस्ट सेकंड है, दोनों को आपस में क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले ए में है रैंडम सैम्पलिंग, तो रैंडम सैम्पलिंग का यह मेथड कौन सा है, स्ट्रैटिफाइड, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम। तो ए का फोर्थ, तो यानी यहाँ पर ये और ये कट गया, ए और डी में से कोई एक हो सकता है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन सा होता है, ये तो सिंपल है, बी का थर्ड हो जाएगा आपका। तो बी का थर्ड किसमें है, डी में, डी करेक्ट हो गया। सी का क्या हो जाएगा, 1। तो सेंसस रिपोर्ट क्या है, एक सेकेंडरी डेटा है और डेटा प्रोसेसिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डी ऑप्शन करेक्ट। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ टेक्निकल टर्म यूज्ड इन, तो जो टेक्निकल टर्म की लिस्ट है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं बेसिकली, तो ये ग्लोसरी, ये क्या है आपका करेक्ट है, लिस्ट ऑफ टेक्निकल टर्म यूज्ड इन कॉल्ड ग्लोसरी। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले पार्ट के अंदर हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 51 से लगा के 100 तक सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी क्वेश्चंस में कुछ अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। बाकी जिन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिलीट बताया है वो आयोग की जो आंसर कीज है उनके हिसाब से ही डिलीट किया गया है, तो इसीलिए हमने उनको भी इग्नोर कर दिया है। बाकी आपका जो कमेंट होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में करिए। कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरी लगती है तो वो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, पर्सनली आप हमसे चैट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।